Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I am your lecturer, Midhat Abbas. Students, we are doing chapter 7, Foreign Policy of Pakistan. We are halfway through the questions. Let's continue with the rest of the questions. पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चंस जो थे वो पार्ट 1 स्टार्ट किया था, which was the objective part. उसमें हमने MCQs किए, multiple choice questions, and then we started with short answers. Questions which required answers in just 2 to 3 lines. अब हम वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं. हम वही शॉर्ट क्वेश्चंस करने लगे हैं जिनके हमने आंसर्स मैक्सिमम 2 से 3 लाइनों में देने हैं. एक और इम्पॉर्टेंट बात, यू नीड टू रिकॉल ऑल योर नॉलेज. हमने अब तक जितनी इंफॉर्मेशन इन पिछले लेक्चर्स में इकट्ठी डिस्कस की है, आपको उसको रिकॉल करना पड़ेगा. यू वुड हैव टू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स सो दैट यू आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस. सो लेट्स कंटिन्यू. The third question in short answers is, write 3 responsibilities of United Nations General Assembly. United Nation Organization, the international organization, उसकी जो General Assembly है, the biggest organ of United Nation Organization, उसके 3 आपने responsibilities लिखने हैं. There are at least 4 or 5. मैंने आपकी help के लिए सिर्फ 3 लिस्ट किए हैं. But if you go back to the lesson and the lecture in which we discussed the United Nations, you will be able to write down the other 2 as well. The first one, याद रखिएगा, आप जब भी कोई क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं आपने उसको कनेक्टेड सेंटेंसेस में लिखना है. So I'm going to do this one for you as an example. So your answer would start something like this, that the 3 responsibilities of United Nations General Assembly are, first, electing non-permanent members of Security Council. अगर आपको याद हो तो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं. सो वो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको जनरल असेंबली इलेक्ट करती है. सेकंड, गिविंग मेंबरशिप टू न्यू स्टेट्स. ऐसी न्यू स्टेट्स जो यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बन सकती हैं, उनका डिसीजन भी जनरल असेंबली लेती है. टेकिंग मेजर्स टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस. ऐसे इकदामात जिनसे हम वर्ल्ड पीस को बरकरार रख सकें या बढ़ा सकें, वो इकदामात भी जनरल असेंबली लेती है. मोर ओवर, चलें लेट मी हेल्प यू, जो बजट है वो भी जनरल असेंबली अप्रूव करती है. सो जनरल असेंबलीज हैव अ सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें से 3 आपने यहां लिखनी है, कोई भी 3. सो दैट्स हाउ यू आंसर अ शॉर्ट क्वेश्चन. देन लेट्स गो टू, व्हेन वाज द बॉर्डर सेटलमेंट मेड बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान. ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर सेटलमेंट है वो कब हुई है? ये बात हम एटलीस्ट 2 से 3 दफा पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. सो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा. 1893 ब्रिटिश इंडिया, द इंडिया विच वाज बिफोर पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया नाउ, उस इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर की काफी अरसा जो है वो एक इशू चला था, जो कि 1893 में आके रिजॉल्व हुआ था इन द फॉर्म ऑफ ड्यूरेंट लाइन. अब आप इस सब को एक आर्टिकुलेटेड आंसर एक पैराग्राफ में ऑफ 2 to 3 लाइंस लिखेंगे, जिसमें आप ये भी डिस्कस करेंगे कि ये बॉर्डर का इशू था, उसमें ज्योग्राफिकल बॉर्डर जो था वो डिमार्केट नहीं हुआ था, बनाया नहीं गया था. तो 1893 में इस इशू को रिजॉल्व किया गया और वाइसराय ने ड्यूरेंट लाइन जो है वो ड्रॉ की, जिसको अफगानिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. It says, by which 2 countries was the Indus Treaty signed? जल्दी से बताइए. Excellent. पाकिस्तान एंड इंडिया. कौन से ईयर में हुई थी? ये तो आपको याद ही होगी. जल्दी से बताइए. It was signed in 1948 after the partition, जब रैडक्लिफ अवार्ड की वजह से कश्मीर का वो हिस्सा जिसमें हमारे मेन 3 रिवर्स के जो हेडवर्क्स हैं, जहां से वो स्टार्ट होते हैं, वो इंडिया के पास चले गए, तब ये वाटर ट्रीटी साइन हुई थी. इसलिए हुई थी ताकि इंडिया रिवर वाटर जो है उसको रोक ना सके. सो यस, यू विल हैव टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस इन 3 to 4 कनेक्टेड लाइंस, जिसमें आप ये भी बताएंगे कि ये ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई, क्यों हुई, किस ईयर में हुई, एंड व्हाट वाज दिस ट्रीटी अबाउट. अगर हम इसको इस तरह लिखें कि जब भी आप कोई क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आप 3 W's का, जैसे आप इंग्लिश में करते हैं 5 W's and 1 H, सो 3 W's को जरूर ख्याल रखते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट,
when did it take place or when it was all discussed and how it was discussed. So 2 W's and 1 H. ये क्वेश्चन की नेचर होती है जिस पे डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है. सो राइट नाउ इस क्वेश्चन में किसके दरमियान हुई, कब हुई और कैसे हुई, and what was that treaty about. 6th question. When did the relations between Pakistan and People's Republic of China begin? एक पूरा lecture we have discussed the relationship between Pakistan and China. You would have to go over it, recall it, but उसकी general outline हम देख लेते हैं कि 1949 में People's Republic of China बना था and then 1950 में ये relations establish हुए थे. आप थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि People's Republic of China को ये स्टेटस क्यों दिया गया, why was it given, और साथ में आप ये भी बताएंगे कि जो रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए वो कैसे हुए, which country invited, पाकिस्तान ने इनवाइट किया या चाइना ने इनवाइट किया. चाइना ने सबसे पहले तो इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि पाकिस्तान बन गया है, एक्सेप्टेंस दी अपनी, फिर उसके बाद how those relations was developed. So yes, that's how you're going to write it. But remember ये short questions हैं, इसलिए आपको इनका आंसर सिर्फ मैक्सिमम 3 से 4 लाइंस में देना पड़ेगा. लेकिन याद रहे कि 3 से 4 लाइन का मतलब ये नहीं है कि आप इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको मिस कर दें. दैट इज वाई मैं आपको ये बता रही हूं कि क्वेश्चन की नेचर को समझ के हम ये डिसाइड करते हैं कि उसमें क्या चीज पूछी जा रही है. सो उस चीज से पहले की थोड़ी सी बैकग्राउंड और वो चीज किस बारे में है वो हम जरूर डिस्कस करते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नेम्स ऑफ 10 मेंबर कंट्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC. सो यस, पाकिस्तान सबसे पहले लिख लेते हैं, हमारा अपना कंट्री. देन मुस्लिम कंट्रीज में सऊदी अरेबिया, फिर आ जाता है टर्की, फिर आ जाता है ईरान, फिर आ जाता है इराक, फिर आ जाता है आज़रबाईजान. आज़रबाईजान के बाद तुर्कमानिस्तान, देन वी टॉक अबाउट मोरक्को. कितने हो गए, काउंट कीजिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 और लिखने हैं. अब ये 2 और आप जल्दी से मुझे हिंट दीजिएगा कौन से हैं. जबरदस्त, बांग्लादेश भी इसका मेंबर है. एक और फाइनल वन कौन सा हो सकता है, कजाकिस्तान. सो यस, देयर आर मेनी मेंबर्स इन OIC. स्टार्ट ये 23 मेंबर्स से हुई थी और अब जाके इसके 57 मेंबर्स हो चुके हैं. सो यस, देयर आर अ लॉट ऑफ मेंबर्स, लेकिन आपने किसी भी 10 कंट्रीज का नाम लिखना है, जो कि ये भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं, बट दे हैव टू बी द मेंबर ऑफ OIC. 8th क्वेश्चन, व्हेन वाज द कश्मीर इशू प्रेजेंटेड इन यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन को कश्मीर इशू कब प्रेजेंट किया गया. अब उसी तरह क्वेश्चन को हम ब्रेक कर लेते हैं. व्हेन उन्होंने खुद ही पूछ लिया, कब किया गया था. इशू किस चीज का है, कश्मीर का. किसको प्रेजेंट किया गया, यूनाइटेड नेशन को. तो ऑब्वियसली प्रेजेंट किसने किया था. अगर हम बात करें तो 1948 की वॉर में इंडिया ये इशू ले गया था UN के पास, और UN का जो सोल्यूशन है सीज फायर का वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था. लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने उस वक्त एक और भी बात की थी कि प्लेबिसाइट होगा, और वो प्लेबिसाइट जो है वो आज तक नहीं हो सका. सो यस, यू टॉक अबाउट कब प्रेजेंट हुआ, क्यों प्रेजेंट हुआ, और उस प्रेजेंटेशन के बाद डिसीजन क्या निकला. सो अगेन वही a well articulated 3 to 4 lines for the answer. Moving on. 9th question. When and where did the World Trade Center tragedy take place? हम पिछले लेक्चर में काफी डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं. So World Trade Center की tragedy 9th September 2011, 9th September 2001, और हुआ क्या था, ट्विन टावर जब टेररिस्ट अटैक हुआ,
जब टेररिस्ट अटैक हुआ और कितनी डिस्ट्रक्शन हुई, कितना डैमेज हुआ. So you just give a brief information about this in 3 to 4 lines. So you will what have to write? मैं आपको for example बता देती हूँ. The World Trade Center tragedy took place on 9th September 2011 when the Twin Tower in New York was hit by 2 terrorist airplanes which hit the tower at a distance of 2 minutes, and after 2 hours the Twin Towers fell down. And when they fell down, the destruction or the damage which was caused was irreversible and many people lost their lives. So yes, you have to give a 3 to 4 liner answer for this. Let's move on to the next question. Write the introduction of Bhutan in 3 lines. अब भूटान हम इसके साथ रिलेशंस डिस्कस कर चुके हैं. भूटान की ज्योग्राफिकल लोकेशन लिखो. ज्योग्राफिकल लोकेशन के बाद उसका एरिया के बाद उसके नेबरिंग कंट्रीज. एंड यस, भूटान किन चीजों के लिए फेमस है. ये इंट्रोडक्शन वैसा ही इंट्रोडक्शन है जैसे आप किसी इंसान के बारे में दें. अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें तो आप ऑब्वियसली मुझे क्या बताएंगे? आप मुझे बताएंगे मेरा अपना नाम, अपनी उम्र, आप क्या करते हैं, व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन, और जनरली अगर थोड़ा सा और बताना होगा तो आप बताएंगे जी कि यू बिलोंग टू दिस फैमिली या यू स्टडी इन दिस ग्रेड. सो दैट्स गोइंग टू बी योर इंट्रोडक्शन एज अ ह्यूमन. सो जब हम कंट्री का इंट्रोडक्शन देते हैं तो ऑब्वियसली हम उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो किस जगह पे है, किन और मुल्कों के दरमियान है, किस चीज के लिए फेमस है. सो ये सारी बातें हम भूटान के बारे में यहां लिखेंगे. लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2 व्हिच इज सब्जेक्टिव पार्ट. Explain the objectives of Pakistan's foreign policy. पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स, इफ यू रिमेंबर तो वो 4 थे, 4 ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें से पहला was about the sovereignty of Allah, जिसमें ये बात डिस्कस हुई थी कि पाकिस्तान is an Islamic nation and everything belongs to Allah Almighty, and the lifestyle the people of Pakistan are going to follow is going to be the Islamic lifestyle. Then protection of the country, geographical boundary protection. फिर अगर हम बात करें तो protection of human rights, and then justice for all. इसकी डिटेल आपको एक लेक्चर में मिलेगी जिसमें हमने फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान डिस्कस की थी. सो यू विल हैव टू गो बैक टू दैट लेक्चर एंड यू विल हैव टू रिवाइज दिस, बट यू विल हैव टू गिव द आंसर इन कंप्लीट डिटेल, जिसमें आप इसको प्रॉपर फ्रेज करेंगे एंड यू विल से दैट दिस is the foreign policy and these are the 4 objectives of the foreign policy. Give the heading, give the name, then describe completely कि ये वाला फैक्टर और ये वाला ऑब्जेक्टिव जो है फॉरेन पॉलिसी का, उसकी डिटेल क्या है. सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल. जो सब्जेक्टिव पार्ट के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कंप्लीट डिटेल में होने चाहिए, माइनर से माइनर डिटेल भी मिस नहीं होनी चाहिए. सो यस, इफ यू डिस्कसिंग फॉरेन पॉलिसी किस ईयर में डेवलप हुई ये भी लिखिएगा, किसने डेवलप की ये भी लिखिएगा, और साथ में फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स भी दीजिएगा. इफ यू रिमेंबर तो हमने फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन भी डिस्कस की है. तो आई वुड रिकमेंड कि आप जब ये सारी चीजें कैटेगोरिकली लिख रहे हैं तो जहां फॉरेन पॉलिसी की बात लिखेंगे वहां आप फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन भी लिखना कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है. सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू सॉल्व दिस सब्जेक्टिव क्वेश्चन. Question number 2. Analyze the relations between Pakistan and India. Refer back to the lecture in which we discussed the relationship of Pakistan and India. Again, it's a subjective question. आपको इसको डिटेल में आंसर करना पड़ेगा. From the point, in fact, इसमें तो you will have to actually mention about the partition in few sentences. कि पहले जो है it was an Indian subcontinent. Indian subcontinent को जो है वो बाद में जब division हुई because of the two nation theory, तो पाकिस्तान इंडिया बने. तो from there onwards जो कश्मीर इशू बना, जिस तरह उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की, फिर उसके बाद एट टाइम्स जब पाकिस्तान ने कश्मीर इशू सॉल्व करने की कोशिश की, उसके लिए इंडिया का जो रिस्पॉन्स था वो. देन यू टॉक अबाउट द 1965 वॉर,
फिर आप बात करेंगे 1971 की वॉर की. देन यू गोइंग टू टॉक अबाउट द UN डिसीजन अबाउट द 65 वॉर. फिर आप उसके बाद 90s की बात करेंगे जब थोड़ा सा जो है वो कल्चरल ट्रेड बॉर्डर खुला था और ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुई थी दोनों कंट्रीज के दरमियान. देन यू टॉक अबाउट द efforts Pakistan made to resolve issues and efforts which were put in by India, but you also have to discuss कि कैसे कश्मीर issue आज तक unresolved है. So starting from 1948 till date अब तक आपने जो पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस हैं उनको डिस्कस करना है. एंड यस, जैसे मैं आपको बताती हूँ एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ओवरऑल कंक्लूजन वो भी आपको एंड में देना बहुत जरूरी है कि 48 से लेके 2020 तक रिलेशंस जो हैं दे हैव बीन कोल्ड एंड हॉट, जिसमें फ्रेंडली रिलेशंस तो सिर्फ फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम डेवलप हुए, वो भी बहुत सालों बाद आके, लेकिन रिलेशंस डिफिकल्ट रहे हैं विद इंडिया. और कश्मीर इशू जब तक रहेगा तब तक ये रिलेशंस सही हो भी नहीं सकते. सो यस, यू हैव टू एनालाइज द होल सिचुएशन, डिस्कस द फैक्ट्स. एनालाइज करने का मतलब ये है कि आप हर एक फैक्ट को, हर एक वो इवेंट जो इतने सालों में हुआ है उसको डिस्कस करो, बताओ कि ये हुआ, ऐसे हुआ, इस वजह से हुआ. एंड देन एट द एंड आप अपना एनालिसिस लिखो कि अच्छा मुझे ये लगता है कि 48 से लेके 2020 तक पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं रहे या अच्छे और बुरे साथ साथ रहे हैं. जो भी आपका एनालिसिस है, यू विल हैव टू राइट इट एट द एंड एज अ कंक्लूजन, बट आपका एनालिसिस आपके फैक्ट्स पे बेस करेगा जो कि अब तक के टिल डेट तक के होंगे. 1990s भी डिस्कस होंगी इसमें, 2000s भी डिस्कस होंगे, एंड देन टिल डेट. This is how you're going to solve this question. Now, third question. China is Pakistan's neighboring country which has always supported Pakistan in difficult times. Elaborate. अब ये एक स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट आपको ये बता रही है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है. आपको पता है बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान और चाइना, और चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है मुश्किल वक्त में. अब ये एक स्टेटमेंट आपको दे दी गई है, आपने इसको इलैबोरेट करना है. इलैबोरेट का मतलब है इस पे डिटेल देनी है कि ऐसा क्यों है. अब उसके लिए यू विल हैव टू रेफर बैक टू द पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप लेक्चर, और उसमें आप डिस्कस करोगे फ्रॉम 1950s टिल डेट क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, जिसमें आप कराकोरम हाईवे की बात भी करोगे, जिसमें आप सारे प्रोजेक्ट्स की बात करोगे इन विच चाइना हैज इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान. फिर आप बात करोगे एड्स की जो चाइना की तरफ से मिली. फिर आप बात करोगे अबाउट द सपोर्ट ऑफ चाइना जो कि वॉर्स के केस में चाइना ने दी. अब उसके बाद अगर आप बात करो सो यू विल टॉक अबाउट कि जो अब इकोनॉमिक डोर सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस पे क्या एफर्ट्स हो रहे हैं. अब दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग यू टू एनालाइज. आप इसमें अपनी ओपिनियन नहीं दोगे और फैक्ट्स को और इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं करोगे. आप सिर्फ इस बात को डिस्कस करोगे कि कैसे ओवर द इयर्स चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प की है. जैसे अगर आप स्टार्ट से ले लो 50s से, तो फिर जब आप 65 की वॉर पे आते हो, जब मिलिट्री, सोशल, मॉरली चाइना ने हेल्प की, फिर 71 की वॉर जब चाइना ने हेल्प की. So you have to highlight at every single difficulty which Pakistan had, और उस difficulty में चाइना ने कैसे support किया. Moving on, our fourth question is explain the relations between Pakistan and Iran. अब over here you have to explain. Explain का मतलब है कि आपने जैसे जैसे वो relations develop हुए और कैसे कैसे date के साथ वो आगे चले, वो तो आपने discuss करना ही करना है. ठीक है. So you will have to discuss it from the start till date. Till date मतलब आज तक. फिर उसके बाद आपने explain भी करना है. Explain करने का मतलब है आपने हर एक event और incident that took place उसके अंदर इस चीज को डिस्कस करना है कि कैसे ईरान के साथ रिलेशन डेवलप हुआ, कैसे ईरान ने मदद की या पाकिस्तान ने ईरान की मदद की, किन फील्ड्स में की, किन प्रोजेक्ट्स में की, क्या अभी भी वो प्रोजेक्ट्स हैं,
So you will have to give all the details, but again there has to be no analysis. आप अपनी opinion नहीं दोगे, you will just have to give how things happened और उन्हीं incidents को आप explain करके detail में describe करोगे. Then fifth question, analyze the relations between Pakistan and Afghanistan. Again now you have the word analyze और आपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के relations को discuss करना है. तो you will start from the date the relations developed 1948 फरवरी में हुए थे. फरवरी 1948 के बाद कैसे ये relations आगे बढ़े, किन कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया, कैसे दोनों के कंट्रीज के हेड ने जो है वो एफर्ट्स डाले. देन आप बात करोगे रशियन इन्वेजन की. रशियन इन्वेजन किस साल में हुई, क्यों हुई, उसके बाद क्या हुआ. फिर आप बात करोगे पाकिस्तान की सपोर्ट की जो पाकिस्तान ने दी अफगानिस्तान के लिए और रशियन इन्वेजन के अगेंस्ट, और फिर पाकिस्तान अमेरिकन जॉइंट एफर्ट्स की जिसके अकॉर्डिंगली रशियन फोर्सेस जो हैं वो विड्रॉ कर ली गई अफगानिस्तान से. फिर उस विड्रॉल के बाद कैसे आगे बढ़े रिलेशंस. सो आप डेटेड इवेंट्स भी दोगे साथ अपने कि इस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, प्लस एट द एंड आप अगेन एक कंक्लूसिव पैराग्राफ लिखोगे. आप फिर एक कंक्लूसिव पैराग्राफ लिखोगे जिसमें आप ये ओपिनियन दोगे कि लुकिंग एट द इवेंट्स हाउ दे टुक प्लेस ओवर द इयर्स. आप एंड में लिखोगे जी कि यस, ओवर द इयर्स द रिलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैव डेवलप्ड. They have developed bilateral relationships and have been cooperating with each other in different fields. उन fields की example दो. But they started off at a bad note. However, till today, they are supporting each other. So, your opinion has to be a conclusive paragraph at the end, and all these questions have to be discussed in detail. कोई भी एक point नहीं छोड़ना, हर चीज को detail में बताना है. So, that's how you're going to answer these subjective questions. For the rest of the subjective questions, we'll discuss them in the next lecture. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.